यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं पिछले दिनों कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताया था और उसी का यह कड़ी है जो आज मैं फिर बताने जा रहा हूँ। मैं पिछले दिनों जो बताया था उसमें यह बता रहा था कि अल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, यानी पहले कब्जियत हो रहा है, फिर लूज मोशन हो रहा है, पतला पैखाना हो रहा है। यह अल्टरनेट जब कर रहा है, एक बार कॉन्स्टिपेशन, एक बार फिर डायरिया, एक बार कब्जियत, फिर दूसरे बार पतला पैखाना, ये सब होने का जो क्रम है जिस मेडिसिन में है उसके बारे में मैंने बताया था। आज मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह जब ओल्ड एज में हो, तब कौन दवा होगी। तो यह मैं अभी आपको खुलासा कर रहा हूँ कि ओल्ड एज में होने पर एंटीम क्रूड और फॉस्फोरस, ये दोनों दवा है। अब इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, अंतर कैसे करेंगे कि हमको ओल्ड एज में ये दोनों दवा में कौन दवा देना है। तो अगर डायरिया कॉन्स्टिपेशन का अल्टरनेटिंग चल रहा है तो उस अवस्था में उस पेशेंट के प्यास के बारे में जानना पड़ेगा। अगर प्यास ज़्यादा लगती हो तो फॉस्फोरस देंगे, प्यास ज़्यादा नहीं लगती हो और गैस्ट्रिक का सिम्टम हो, गैस बनता हो, कोल्ड और हीट दोनों बर्दाश्त नहीं करता हो, तो उस अवस्था में एंटीम क्रूड देंगे, तब उनको लाभ होगा। और ख़ास करके यह दोनों दवा ओल्ड एज में ज़रूरी है। ओल्ड एज में अगर कॉन्स्टिपेशन डायरिया अल्टरनेट करता होगा तो हम एंटीम क्रूड और फॉस्फोरस देंगे। अब दूसरी ओर हम देखें कि कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या है। अगर हार्ड पैखाना हो रहा है, हार्ड स्टूल निकल रहा है, बहुत कड़ा हो रहा है, तब कौन दवा होगी। तो उस अवस्था में एल्यूमेन, एल्यूमिना, ब्रायोनिया, कैलकेरिया कार्ब, नक्सभूमिका, ओपियम, प्लम्बम, मैग्नेशिया म्यूर, साइलिसिया, ये सब दवा मुख्य रूप से दी जाएगी। जिस दवा के लेने के बाद वह जो हार्ड स्टूल है वह हार्ड होना बंद हो जाएगा और नॉर्मल स्टूल में बदल जाएगा। उसके कारण कॉन्स्टिपेशन जो हो रहा है, हार्ड स्टूल के कारण पैखाना ठीक से निकल नहीं रहा है, तो उस सिम्टम को ये दवा दूर कर देगी और वह लक्षण दूर हो जाएगा। हार्ड स्टूल को ये इन दवाओं के लेने के बाद वह नॉर्मल स्टूल में बदल जाएगा, यानी नॉर्मल जो आसानी से होगा, तो स्वतः कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा। तो हम यह समझें कि हम कैसे किस पोटेंसी में लें। तो कम से कम 200 पोटेंसी में लें और क्रमशः इंक्रीज करें, पोटेंसी को बढ़ाएं। तो 1 m 10 m लेने के बाद वह स्वतः समाप्त हो जाएगी और जिनको कॉन्स्टिपेशन है वे अच्छा फील करने लगेंगे। जब कॉन्स्टिपेशन की अवस्था में या जब हार्ट में वीकनेस फील हो, यानी हृदय में कमजोरी अनुभव हो, तब जब कॉन्स्टिपेशन होगा उस समय, और ये जब शरीर बॉडी में हीट रहेगा तब कौन दवा होगी, उसके बारे में अब मैं बता रहा हूँ। हार्ट के वीकनेस में जो दवा होगी वह, और फिर जो शरीर में हीट हो जाए तब, तो हार्ट के वीकनेस में जो दवा होगी वह फाइटोलेक्का है। और शरीर में हीट होने के बाद अगर हो जाए तब जो दवा होगी वह क्यूप्रम मेटालिकम। हीट का मतलब बुखार अवस्था में, यानी हीट बॉडी में हीट बढ़ जाए, बुखार हो जाए, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, तब दवा क्यूप्रम मेटालिकम। और जब वीकनेस, हार्ट के वीकनेस के साथ अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तब फाइटोलेक्का दवा होगी। इसलिए इन बातों की जानकारी फिजिशियन को होगा
और या जिसको हो रहा है उनको इन बातों की जानकारी होने के बाद, दवा लेने के बाद वह बीमारी दूर होगी और लोग अच्छे हो जाएंगे। कभी कभी आप सुनते होंगे कि मैं, कोई कह रहा है पेशेंट या कोई आदमी यह बोले कि मैं जब घर में रहता हूँ तो मेरा कब्जियत कुछ गड़बड़ी नहीं करता, यानी कब्जियत नहीं रहती है, पैखाना साफ होता है। लेकिन जब ही मैं घर से बाहर जाता हूँ, ट्रेवलिंग में जाता हूँ, घर से बाहर कहीं अन्यत्र गया, किसी रिश्तेदार के यहाँ गया, रेल यात्रा कर रहे हैं या कहीं बाहर गए, तब जब कब्जियत हो जाए, कंस्टिपेशन हो जाए, तो उस समय में उसकी दवा लाइकोपोडियम है। तो लाइकोपोडियम में खास लक्षण यह है कि ज़्यादा गैस बनता है और नीचे से फ्लेटस पास होता है, इसलिए वह कंस्टिपेटेड फील करता है। उसकी दवा लाइकोपोडियम है। जब घर से बाहर कंस्टिपेशन हो तब, तो कंस्टिपेशन की मुख्य दवा लाइकोपोडियम है। और लाइकोपोडियम एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है। एक खुराक लेने पर 200 पोटेंसी का एक खुराक अगर लिया जाए तो वह 4 दिन 5 दिन के बाद ही दूसरे फिर रिपीटेशन ऑफ डोज की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए एक खुराक में ही काफ़ी लाभ होगा और फिर वह बीमारी जाती रहेगी। कंस्टिपेशन में जो कारण होते हैं कंस्टिपेशन का, वह मुख्य कारण यह है कि इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम होता है, यानी मल द्वार जो है वह इनएक्टिव हो जाता है, काम नहीं करता है, इसलिए कंस्टिपेशन होता है, यानी कब्जियत। पैखाना साफ नहीं होने का मुख्य कारण इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम है, जिसको पुराना कंस्टिपेशन की बीमारी है, उसमें यही समस्या है। उसके लिए जो दवा मुख्य रूप से है वह मैं कुछ दवाओं के बारे में बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। पहली दवा है एल्यूमेन, उसके बाद है एल्यूमिना, एल्यूमिना के बाद ब्रायोनिया, ब्रायोनिया के बाद कैलकेरिया कार्ब, उसके बाद फिर एस्कुलस, एस्कुलस के बाद फिर केली बाइक्रोम, केली कार्ब, नक्स भूमिका, ओपियम, लाइको, साइलिसिया, सल्फर, फुजा, ये सब दवा इनएक्टिव रेक्टम की दवा है। सेनिकुला, सेलेनियम, ये सब भी इनएक्टिव रेक्टम की दवा है, जिसमें मलांत्र काम नहीं करता है, वह वाजिब जो काम होना चाहिए उसका वह नहीं कर पाता है, इनएक्टिव रहता है। उसको एक्टिव करने के लिए इन दवाओं का जब प्रयोग किया जाएगा 200 से लेकर 1000 और 10 m तक, तब ये फिर एक्टिव हो जाएगा और आपकी समस्या दूर होगी और फिर आपका कंस्टिपेशन दूर हो जाएगा और फिर अच्छे फील करने लगेंगे। अब मैं उस बच्चे के बारे में बताना चाहता हूँ जो न्यू बॉर्न है, नए जन्म लिए हैं बच्चे, उनको अगर कंस्टिपेशन हो जाए, पैखाना नहीं हो, तो उस अवस्था में एस्कुलस, एल्यूमिना, नक्स, लाइको, केलिकार, कॉलिन्सोनिया, ओपियम, प्लम्बम, मैग्नीशिया म्यूल, ये सब दवा देने के बाद उन बच्चों को जो कंस्टिपेशन की बीमारी से ग्रसित हैं उनको लाभ करेगा और रेगुलर उसका पैखाना होने लगेगा और बच्चा का तब विकास होगा। इसलिए बच्चे के विकास के लिए यह ज़रूरी है कि रोज़ रोज़ उसको नियमित रूप से पैखाना होता रहे। और पैखाना हार्ड टू, आप कहते सुनते होंगे कि कुछ लोग बताते हैं कि मेरे बच्चे को 5-5 दिन तक पैखाना नहीं हो रहा है, तो उस अवस्था में वही इन दवाओं का प्रयोग अगर होगा, कॉलिन्सोनिया का, केलिकार्ब का, एल्यूमिना, एल्यूमेन, लाइको, ओपियम, प्लम्बम, साइलिसिया, ये मैगम्यूर, ये सब दवा इनकी दवा है, अप्रोप्रिएट दवा है, जिसके लेने के बाद बच्चा 30 पोटेंसी से लेकर 200 पोटेंसी तक इनको दिया जाएगा और तब इनकी बीमारी दूर होगी और वह नियमित रूप से पैखाना होने लगेगा और बच्चा स्वस्थ रहेगा। अब मैं उन बच्चों के बारे में बताना चाहता हूँ जो बोतल फेड बेबी है, यानी जो बोतल का दूध पीता है,
यानी अपने माँ का दूध नहीं पीता है और वो पाउडर का दूध बनाकर या जो बाज़ार में बिकने वाली दूध है सूखा पाउडर, उसको घोल करके पिलाती है जो बच्चे को, जो माँ, उसको जब कंस्टिपेशन हो जाए तो उसके लिए नक्स भूमिका, एल्यूमिना, ओपियम और प्लम्बम, ये दवा मुख्य रूप से हैं। और ये देने के बाद उसकी बीमारी जो कंस्टिपेशन की है, नहीं रोज़ नहीं हो रहा है पैखाना, कड़ा पैखाना हो रहा है, तो एल्यूमिना, नक्स, ओपियम मुख्य रूप से दें और तब उसकी बीमारी दूर होगी और तब वह बच्चा स्वस्थ रहेगा। न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो मैं पहले बता चुका हूँ, उनमें जो एकदम नया आज जन्मा है और उसको कल 1-2 दिन 4 दिन तक पैखाना नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मुख्य दवा जिंकम मेटालिकम है। जिंकम मेटालिकम की 200 पोटेंसी एक खुराक देने के बाद उसका सारा मल अच्छे ढंग से निकल जाएगा और बच्चा हंसमुख रहेगा और स्वस्थ हो जाएगा। अब मैं उस पेशेंट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको इतना कब्जियत है, इतना कड़ा पैखाना होता है, जिसके कारण, जिस हार्ड स्टूल के कारण वह पीछे की ओर शरीर को बहुत तानता है, बहुत पीछे की ओर तानता है, तब जाकर के खूब कूथने के बाद तब पैखाना निकलता है। उसकी दवा मीडोराइनम है। मीडो का कम से कम 1 ml नहीं तो 10 ml और CM दवा देने के बाद उस बीमारी से वह निजात पाता है और उसकी यह बीमारी चली जाती है। अब मैं उस महिलाओं के बारे में बताना चाहता हूँ जिनको मेंस के बाद, मेंस होने के बाद कब्जियत बराबर रहा करती है और वह शिकायत करती है कि डॉक्टर साहब, मुझे महीना समाप्त होने के बाद बहुत दिनों तक कब्जियत रहती है। उसकी दवा केली कार्ब है। मेंस के बाद कब्जियत रहने पर केली कार्ब लेने से वह मेंस अपना रेगुलर होता ही रहेगा, लेकिन कंस्टिपेशन होने की बीमारी दूर हो जाएगी, यह निश्चित है और उसकी यह एप्रोप्रिएट दवा है। अब मैं उन महिलाओं के बारे में बताना चाहता हूँ जो यह कह रहे हैं कि मुझे कब्जियत रहता है, लेकिन ज्यों ही महीनावारी शुरू होता है यानी मेंसेज स्टार्ट होता है कि कब्जियत दूर हो जाता है। उसकी दवा औरम मेटालिकम है। औरम मेटालिकम लेने के बाद वह कब्जियत जो दूर होने का सिम्टम है वह उस सिम्टम को वह दूर करेगा और वह उस रेगुलर जो कंस्टिपेशन नहीं होने वाला स्थिति पैदा होगा और वह आरोग्य हो जाएगा, ऐसा सिम्टम दूर हो जाएगा। इसलिए अब दूसरा सिम्टम यह मैं बताना चाहता हूँ कि महीनावारी होने के बदले अगर कंस्टिपेशन ही हो जाए, इंस्टीड ऑफ मेंसेज, कंस्टिपेशन इंस्टीड ऑफ मेंसेज, यानी मेंस होने के बदले वह कंस्टिपेशन अगर हो जाए, तब ग्रेफाइटिस उसकी दवा है और ग्रेफाइटिस लेने के बाद वह दोनों लक्षण अपने स्थान पर आ जाएगा और ये कंस्टिपेशन भी दूर हो जाएगा और महीनावारी जो मेंसेस की प्रक्रिया है वह भी यथावत रहेगी। मैं आज इस कंस्टिपेशन के बारे में जो बता रहा हूँ उसको अगले कड़ी में और बचे हुए भाग को बताऊंगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसके देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो।